नमस्कार साथियों, आइए आज पुनः मैं विपिन लाल श्रीवास्तव आपका ब्रिलियंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस बीसीसी में स्वागत करता हूं और आज का क्लास जीके जीएस से शुरुआत करता हूं। और जीके जीएस में जैसा कि पहले हम लोग आखिरी क्वेश्चन पढ़े थे कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल वो भी भारतीय कौन थे भाई? सी राजगोपालाचारी। और क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? तो वही चीज़ है, कौन? सी राजगोपालाचारी। ये आखिरी क्वेश्चन था। अब आइए आज का नया क्वेश्चन के साथ शुरुआत हो रहा है कि स्टैंड अप योजना क्या है भारत में। जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार की बहुत सारे जो है योजनाएं आती हैं, प्लानिंग आती हैं, है ना। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सारे हैं, है ना। तो याद रखेंगे स्टैंड अप योजना किससे संबंधित है? स्टैंड अप योजना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो स्टैंड अप योजना संबंधित है किससे? तो ध्यान रखिएगा, अत्यंत पिछड़े लोग जो हैं, SC ST, है ना, और जो महिलाएं हैं जो काम में कुशल हैं, दक्ष हैं, जो आगे बढ़ सकती हैं, उनके पास क्षमता है, कुशलता है, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए तौर तरीके नहीं है, उनका जो है फाइनेंशियल जो है वो कमज़ोर है ना। तो उनको बढ़ावा देने के जो है, उनको आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने योजना चालू की थी। कौन सी की है? स्टैंड अप योजना। तो स्टैंड अप योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और उद्यमी महिलाओं के लिए जो है, उनको जो है आगे की स्ट्रीम में जो है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो भी लाइफ में तरक्की कर सके, आगे बढ़ सकें, उसके लिए योजना गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई, जिसका नाम है क्या? स्टैंड अप योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमशीलता का मतलब होता है कि जिनमें दक्षता है, काम कर। अब का 100 मान लीजिए महिलाएं लेते हैं, चाहे पुरुष कोई भी, तो 100 में 100 तो नहीं काम करने वाले हैं, मेहनती हैं। उद्यमशीलता मतलब मेहनती, काम में मेहनत करने वाले, उनको जिज्ञासा है काम करने के लिए, लेकिन उनका सामने कुछ जो है आगे बढ़ने के लिए आधारशिला है, आधार है ही नहीं। ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट अब है भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जुड़ा हुआ? सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में भारतीय भूभाग से, भारतीय जमीन से दक्षिण का अंतिम बिंदु कौन सा है जो मुख्य भूमि से सटा हुआ है? तो उसका नाम है क्या? कन्याकुमारी। और याद रखेंगे, कन्याकुमारी का नाम लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई कन्याकुमारी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। और वहीं पे स्वामी विवेकानंद का स्मारक है, मेमोरियल है ना, ये भी है। और क्वेश्चन देता है कि यही कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे उत्तर का बिंदु, नॉर्थ का पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा एक है, पॉइंट है, रुकिएगा, पॉइंट, एक है इंदिरा कॉल। और हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, बराबर है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और ये कहाँ है? एक बार कंफर्म कीजिए, नहीं तो माइंड में वही सेट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? तो यही याद रखिए, कन्याकुमारी में। एक है इंदिरा कॉल, तो ये क्या है? भारत का सबसे उत्तर में, नॉर्थ में स्थित बिंदु है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये तो उत्तराखंड आंसर यहाँ दिया है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड में एक पार्टिकुलर जगह है जिसका नाम है चामोली। उत्तराखंड में एक पार्टिकुलर जगह है चामोली, उसको कहा जाता है क्या? फूलों की घाटी या राष्ट्रीय फूलों की घाटी। ठीक है। अच्छा, कल कोई बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा था बहुत बढ़िया चीज़, शायद सुमित भैया भेजे हैं क्या, कि भारत का जो है राष्ट्रीय सरीसृप, सरीसृप मतलब क्या होता है? रेंग कर चरने वाला, उसमें कौन है? तो किंग कोबरा, याद रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय सरीसृप, सरीसृप का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ग्रुप में कौन कौन आते हैं? तो वैसे जीव जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है। छिपकली भी हो जाएगी उसमें, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उत्तराखंड का नाम लिए थे, तो उत्तराखंड के बारे में और जानिए कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड के है चाहे उत्तरांचल के है, वही चीज़ है। और यहाँ क्वेश्चन था क्या भाई कि राष्ट्रीय फूलों की घाटी कहा जाता है किसको? चामोली। और वो कहाँ पड़ता है? वही उत्तरांचल उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL, इसका मतलब क्या है? लो, कितने IPL और HIL बहुत सारा आ गया, नहीं हो? सुनिएगा, पहले भी पढ़ा है। IPL हम लोग तो पढ़े हुए हैं, IPL, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। और किससे संबंधित है? क्रिकेट। और एक HIL पढ़े थे, हॉकी इंडियन लीग, बराबर है। और यहाँ पर क्या है? IPTL, ठीक है। तो क्या है? इंडियन प्रीमियर, और T से हो गया टेनिस, और L से लीग, इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। तो बहुत सारे हैं लीग यार, तो ध्यान रखेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म आपको जो है पूछता है, ठीक है, कि भाई IPL का पूरा नाम बताइए, T20 का पूरा नाम क्या है? तो 2020, ऐसा, ठीक है। HIL हॉकी, एस से हिंदुस्तान नहीं, एस से क्या है? हॉकी, हॉकी इंडियन लीग। फिर क्या है? IPTL इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। और टेनिस का बॉल कैसा होता है आपको बहुत बार बताया है, अब नहीं बताएंगे। क्या है? येलो, पीला, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देख लीजिए, अद्वितीय प्रज्ञात्मक शहर ओरविले कहाँ स्थित है? सुनिएगा, ओरविले, और विले। और सुनिएगा, बहुत इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरविले आश्रम कहाँ है? ठीक है, ओरविले आश्रम कहाँ है? तो याद रखेगा, ओरविले आश्रम कहाँ पड़ता है? तो पांडिचेरी। कहाँ है? पांडिचेरी। और वो ओरविले आश्रम किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, एक हमारे देश के महान व्यक्ति थे अरविंद घोष, ठीक है। तो ओरविले आश्रम किससे संबंधित है? अरविंद घोष से है। जैसे साबरमती आश्रम गांधी जी से संबंधित है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, नहीं? तो उसी तरह से ओरविले आश्रम संबंधित है किससे? अरविंद घोष, ठीक है। और ओरविले आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी। अब पांडिचेरी का नाम बदल के क्या हो गया है? पुडुचेरी, बराबर है। नेक्स्ट, बढ़ते जाइए, तो यहाँ पे दिया है अद्वितीय प्रज्ञात्मक शहर। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब क्या? उसको बोल सकते हैं ऐसा दूसरा कोई नहीं, अनोखा भी बोल सकते हैं, यूनिक। प्रज्ञात्मक शहर किसको कहा जाता है? ओरविले को कहा जाता है। और ओरविले कहाँ पड़ता है? तो पांडिचेरी में पड़ता है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब है एक मोबियस स्ट्रिप क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन है।
तो मोबियस स्ट्रिप जो है एक सप्ताह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है उसको बोला जाता है क्या चीज़? मीबियस स्ट्रिप। हम भी भाई पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मीबियस स्ट्रिप क्या होता है, सुनिएगा। मीबियस स्ट्रिप, ठीक है, ये क्या चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा। मीबियस स्ट्रिप, तो बोलिए मोबियस। अच्छा लीजिए, मोबियस लिख लीजिए। मोबियस स्ट्रिप क्या होता है? तो मोबियस स्ट्रिप यहाँ के हिसाब से हम भी नहीं जान रहे थे, ठीक है। तो मोबियस स्ट्रिप क्या होता है कि वैसा सप्ताह जिसका मतलब जो क्या हो, एक ही पक्ष में आता हो, अंतिम सप्ताह और अंतिम पक्ष, तो उसको बोला जाता है क्या? मोबियस। एक बार और इसको क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। एक सप्ताह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, मतलब वैसा सप्ताह जिसका एक पक्ष और एक ही सीमा, मतलब हम बोल सकते हैं क्या चीज़? चौथा। देखिए 4 सप्ताह होता है ना, लगभग एक महीने में कितना? 4 सप्ताह होता है। तो अंतिम सप्ताह किस में पड़ेगा? दूसरा पक्ष। देखिए महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या? कृष्ण पक्ष, जिसको बोलचाल की भाषा में अंधेरिया बोलते हैं, अंधेरा रहता है उसमें। और दूसरा क्या होता है? शुक्ल पक्ष, ठीक है। और कृष्ण पक्ष का एक दिन ज़्यादा रहता है और शुक्ल पक्ष एक दिन कम, मैंने 16 रहेगा तो 15 रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मोबियस स्ट्रिप का मतलब क्या होता है। तो हमारे हिसाब से जितना नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि मोबियस स्ट्रिप क्या है कि सप्ताह का अंतिम पक्ष और जो अंतिम पक्ष होता है उसका अंतिम दिन, उसी को बोला जाता है क्या चीज़? मोबियस स्ट्रिप। तो अंतिम कब आएगा? सप्ताह भी अंतिम, पक्ष भी अंतिम होना चाहिए। तो दूसरा पक्ष होगा और उसका अंतिम सप्ताह होगा, तो कौन सा? चौथा सप्ताह, फोर्थ, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मोबियस स्ट्रिप, ठीक है। एक आता है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है? तो 14 दिन का, 14 दिन का एक पार्ट मान लीजिए, 14 दिन का एक पार्ट, तो 14 दिन का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइट। क्लियर? हाँ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये तो बहुत बार आपको पढ़ा है और आपको जानकारी भी है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, बहुत बार पढ़ा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आ गया तो पुनः एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। यहाँ से बहुत सारा चीज़ आपको बताएंगे, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं ऐसा है, देखना भैया, लीजिए, इसमें भी प्लांट रहेगा, हम ऐसा दिखा दिया आपको, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस वर्ड आ गया है, तो इसको पूरा तरह से बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब प्रक्रिया है, जोड़ने का प्रक्रिया है, बनाने की प्रक्रिया है। फोटो से कोई चीज़ बनाया जाता है, लाइट की सहायता से कुछ चीज़ सिंथेसाइज किया जा रहा है, मेड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है, और प्लांट में भी कैसा प्लांट? मैक्सिमम रहेगा ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट क्यों यूज़ कर रहे हैं कि प्लांट के लिप्स में जनरली बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिनके स्टेम में भी पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट। ऐसे मोस्टली हम लोग क्या जानते हैं कि प्लांट के जो लिप्स होते हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोरोफिल। इसीलिए हरा बोले। तो पौधों की पत्तियां या पौधे हरे होते हैं, क्यों? तो क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने के कारण। तो ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं और क्या? सनलाइट, ठीक है, सनलाइट इनके माने उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना जो है भोजन जो है प्रिपेयर करते हैं, फूड जो है बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। उसके लिए सनलाइट का होना
जरूरी है, पानी भी रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए, और क्लोरोफिल तो मस्ट ही उसमें होना ही है। ठीक है, अब आइए, तो क्वेश्चन है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं भाई, उनको कहाँ से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो हमारे एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से मिलता है। हम लोग इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे चीज़ें, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो अगर पौधे हैं तो यही कहिए कि बैलेंस है अपना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए क्या है, वो हार्मफुल है। सुने होंगे कि दिल्ली का भाई क्या पॉल्यूशन बढ़ गया है कार्बन डाइऑक्साइड के चलते, मेनली, है ना। तो अगर प्लांट है तो उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर नहीं प्लांट रहते तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता, अपनी स्थिति क्या गड़बड़ हो जाती, खत्म। ठीक है, तो प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं यार, तो वाटर लेते हैं रूट से, जड़ से लेते हैं, पानी से। पानी उनको कहाँ से मिलता है, जड़ के माध्यम से मिलता है। इसके बारे में अभी बता रहे हैं, डिटेल में बढ़िया से सुनिएगा इस वीडियो को। अब सनलाइट तो पता ही है। अब क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के लिख से बता रहे हैं कि पानी तो भैया ये जड़ में है, नीचे है, ठीक है, ये प्लांट के टॉप तक, ऊपर तक ये पानी कैसे चढ़ जाता है? तो याद रखेंगे, पानी जो है जड़ से लेके टॉप तक चढ़ने का कारण है उसका कैपिलरिटी का नाम सुने हैं, केशिकत्व, जिसको कैपिलरिटी बोलते हैं। क्या केशिकत्व बोलते हैं, कैपिलरिटी। और एक और प्रक्रिया होता है, एवं क्या पृष्ठ तनाव, पढ़े हैं क्या? ये भी दोनों चीज़ को समझा रहे हैं। अब नींबू जैसा निचोड़ है, ध्यान से सुनते रहिए। अब क्या भैया देखना, केशिकत्व क्या होता है, तो आप क्या करिए, एकदम हेयर टाइप का पतला एक मान लीजिए पाइप लीजिए, और पाइप को पानी में डुबोइए। वो पानी क्या होगा, खुद से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देगा। मोटा पाइप लीजिए, उसको डालिए, पानी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। या देखेंगे एक दो और आपको एग्जांपल हम बताते हैं पहले, कि बड़ा सा ड्रम में रखा हुआ है तेल, किरोसिन तेल। हम सोचते हैं उसमें से 5 लीटर निकाल लें, तो हम लोग छोटा सा पाइप उसमें डालते हैं, मुंह से खींच के उसको ऐसे करते हैं, पूरा जो उसमें से तेल आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, एक प्रकार का कैपिलरिटी ही है। ठीक है, तो एक छोटे डायमीटर वाला, बहुत कम डायमीटर वाला पाइप, जिसके द्वारा जो है क्या होता है, पानी जो है ऊपर की ओर जो है स्वतः जो है चढ़ने लगता है। तो उसी क्रिया को हम, घटना को क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। तो इस प्लांट में याद रखिए, बहुत स्मॉल स्पोर्स हैं, नलियां हैं, और नलियों के माध्यम से वो क्या होता है, पानी जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। एक दूसरा भी रीजन है, प्लांट के लिप्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है, या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वेपराइजेशन, यहाँ प्लांट में जब सूर्य भगवान उगते हैं उस दौरान, तो यहाँ से पानी जो वेपराइज हो रहा है, निकल रहा है, तो मतलब यहाँ से खिंचाव हो रहा है, खींच रहा है पानी को, तो अंदर का पानी क्या वहाँ तक पहुँचेगा। दूसरा है पृष्ठ तनाव, ये भी है। क्यों भाई, तो ध्यान रखेंगे, पृष्ठ तनाव क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या होता है भाई, तो याद रखेंगे कि किसी भी लिक्विड का ऐसा गुण होता है, कैरेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने आकार को मिनिमाइज करना चाहता है। वो अपने आकार को क्या करता है, मिनिमाइज करना चाहता है। इसी कैरेक्टर को, इसी गुण को कहते हैं सरफेस टेंशन, याद रखिएगा। और यही रीज़न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्यों होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। ऊपर से जो वो बर्फ गिरता है, स्नोफॉल होता है ना, ओले ओले गिरते हैं, तो ओला गिरता है, तो भैया ध्यान रखिएगा, ओला होता है गोला। क्यों होता है गोला, तो आते आते वो पानी ही है, वो क्या होता है, घर्षण के कारण गोला हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा लंबा लंबा कभी गिरा है, देखे हैं? नहीं, हाँ ना, अच्छा। तो ध्यान रखिएगा कि पानी की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। अगर आप लोग देखोगे, बच्चे लोग जो है बनाते हैं कि पानी वेस्ट ज़्यादा मत करिए, उसके लिए जो है
वो बनाते हैं स्कूल में, उनको मिलता है प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो देखिएगा कि ऐसा नल बनाते हैं, ऐसा नल रहता है ऐसा, ठीक है, और ये मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो नल से पानी ऐसे गिराते हैं, देखिएगा ऐसा गोला बनाते हैं वो। तो गोला क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं कर दिया कि पानी ऐसा गिर रहा है, ऐसा कहीं देखते हैं क्या? तो क्यों? तो वही रीजन है कि पानी क्या है, लिक्विड है भैया, और लिक्विड का एक कैरेक्टर है, गुण है कि क्या होता है, वो अपने आकार को मिनिमाइज कर रहा है, और इसीलिए वो क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है सरफेस टेंशन, इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। गरम गरम भजिया पकौड़ा मिलता है, हाँ हाँ, कितना टेस्टी लगता है यार, नहीं लगता है? क्यों? तो सरफेस टेंशन के कारण जैसे ही हम मुंह में डालते हैं वो ज़्यादा एरिया को घेरता है, और उसका टेस्ट हमारे पूरे जो है मुंह को मिल जाता है, एक साथ मज़ा आता है। वही गरम चाय, और उसी चाय को ठंडा करके दे दिया जाता है, हटाओ यार, होता है ऐसा? यस। तो गरम चीज़ जो है ज़्यादा एरिया को घेर लेता है फटाक से, इसीलिए हम लोग को पूरा टेस्ट मिलता है। और ये आया तो थोड़ा सा बता देते हैं कि बरसात के दिनों में कहा जाता है भाई कि अपने आजू बाजू में पानी वगैरह जमा नहीं होने दीजिए, है ना। या कितने जो है झोपड़ी वाले गरीब लोग जो रहते हैं, वो अपने झोपड़ी के ऊपर जो टायर वगैरह फेंक देते हैं ऊपर पे, उसमें पानी वानी सब बरसात का भर जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। और मच्छर क्या करेंगे भैया, बीमारी के जड़ हैं। तो उनको मारने के लिए नली वगैरह में क्या किया जाता है, ड्रेन्स वगैरह है, नलियाँ वगैरह हैं, उसमें क्या किया जाता है, किरोसिन तेल डाल दो भैया। ऐसा क्यों बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो उस नली में जो है मच्छर के जो है लार्वा, प्यूपा, ये सब रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए रहते हैं। तो जब आप रॉकेल ऑयल डालिएगा, किरोसिन तेल डालेंगे, तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, अब जो होगा उसके चलते घट जाएगा, उसके चलते क्या हो जाएगा, वो उसी में डूब के क्या हो जाएंगे, मर जाए, खत्म हो जाएंगे। ये रीजन है। अब इधर ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, अब आ रहे हैं आपके पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान देना भैया, अब ये फोटोसिंथेसिस में याद रखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हमको बताना था, पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारा स्टेम है, इसमें दो पार्ट है। एक जो है, इसको थोड़ा सा मोटा बना दे, पेड़ को, रुकिएगा, पेड़ को थोड़ा सा मोटा बना दे रहे हैं आपके जानकारी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि एक बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन होता है, और इसको बोलते हैं जाइलम टिश्यू, उत्तक, जाइलम उत्तक। क्या बोलते हैं, जाइलम। और सुनते आने वाले भैया कहेंगे कि इतना कहाँ से सर को याद रहता है यार, तो सब आप ही लोग का दुआ है, आशीर्वाद है। आप लोग जैसे बुजुर्ग जो है ना, आशीर्वाद देते रहते हैं, इसलिए हमको इतना आता है। आइए, तो जाइलम देखो, नाम से ही पकड़ लो, जाइलम, जैसे जाइलम, जैसे जल, मतलब जाइलम टिश्यू जो है वो हमारे प्लांट को क्या करता है, जड़ से जो है पानी को जो है क्या ऊपर ले जाने का काम करता है, हेल्प करता है। तो याद रखेंगे, प्लांट में जो है जल का परिवहन, वाटर का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम टिश्यू, जाइलम ऐसे एक्स से होता है, एक्स, जाइलम टिश्यू, ठीक है। और जो पत्तियों में भोजन बन रहा है, अभी फोटोसिंथेसिस चल रहा है, भोजन बन रहा है, तो भोजन बन रहा है, तो भोजन बना तो भैया तो जड़ को भी तो चाहिए। ये नहीं कि घर में भोजन बन रहा है तो जो बूढ़ा आदमी उसको छोड़ देंगे, नहीं, सबको खाना मिलना है। ये नहीं कि ये पार्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, बूढ़ा इम्पोर्टेंट नहीं तो उसको खाना नहीं देंगे तो उसकी बददुआएं लगेंगी, होश में रहना, पूरा पेड़ सूख जाएगा, समझ रहे। इसलिए घर के हर सदस्य का उतना ही अहमियत है जितना एक 50,000 का तनख्वाह कमा रहा है, कोई जो है बेरोजगार घर में बैठा है वो भी कुछ न कुछ करता है, भले अर्निंग उसका वो नहीं है, घर का भाई देख रेख करता है, खेती बाड़ी करता है, वो भी तो करता है ना। क्या आप नौकरी छोड़ के आगे खेती बाड़ी करने, नहीं। तो हर चीज़ का, हर दुनिया का, हर चीज़, हर लोग का, हर आदमी का इम्पोर्टेंस है समय के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा। तो फूड प्रिपेयर हो गया, वो किसके माध्यम तक, जड़ तक, क्या बाकी प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाता है। तो एक
टिश्यू होता है, ये बाहर वाला देखिएगा, ये अंदर का था, ये बाहर वाला है, इसको बोलते हैं फ्लोएम। देखो नाम कितना बढ़िया है यार, फ्लोएम, एफ ऐसे पी से शुरू होता है फ्लोएम, पीएच है ना। ई अपने हिंदी में याद करने के लिए तो फर्स्ट से क्या होता है फ्लोएम और फर्स्ट से फूड, फ्लोम लिख दिए क्या, फ्लोएम, ठीक है। तो फर्स्ट से फूड और फर्स्ट से फ्लोएम, माने भोजन का जो है परिवहन जो है ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से होता है, याद रहेगा ऐसा। तो ध्यान रखेंगे कि पौधों में जो है पानी का परिवहन जो है करने के लिए जाइलम टिश्यू होता है और भोजन का परिवहन करने के लिए कौन होता है, फ्लोएम होता है। ओके, अब आइए पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, नहीं हो सुने कि नहीं। और जल ही जीवन है, सही में जल ही जीवन है भैया, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत है। अभी देखिए कितने स्वेटिंग हो रहे हैं शरीर से, और पानी हम बराबर मात्रा में नहीं पिएंगे तो तबीयत अपना खराब हो जाएगा। इसीलिए पानी खूब पीजिए, ग्लूकोज डाल डाल के, ठीक है। आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन है कि प्लांट जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देखिएगा केयरफुली रहना भैया, हम फोटोसिंथेसिस के दौरान बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करते हैं, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन, ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, लेंगे और रिलीज करेंगे क्या चीज़, ऑक्सीजन। याद रहेगा, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते, कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो अब क्वेश्चन है कि भाई यहाँ वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो दिमाग में कितने बच्चों को आएगा कि यही कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होता होगा, इसी से ऑक्सीजन निकल गया, नहीं, ये पानी भी तो ले रहे हैं, ये पानी जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण, पढ़े हैं क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है किसका, वाटर का, और यही वाटर के ऑक्सीडेशन से वाटर जो है ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इसका हाइड्रोजन का पार्ट चला जाता है कार्बोहाइड्रेट बनाने में, ग्लूकोज, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बनाने में, और ऑक्सीजन क्या होता है भाई, रिलीज होता है। तो यही ऑक्सीजन हमको क्या होता है, मिलता है। तो क्वेश्चन है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो याद रखिएगा वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो पानी से आता है, वाटर से आता है, वाटर के ऑक्सीडेशन से आता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस का रेट, दर सबसे ज़्यादा किस कलर में होगा, तो याद रखेंगे नीले और लाल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस, अगर डाउट होगा तो पूछिएगा, सुमित भैया के चेहरा से लग रहा है कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, चलने दीजिए अच्छा बाद में, ठीक है। चलिए देखिए, हमेशा बोलते हैं भैया दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, हम तो एक छोटा इंसान है भैया, आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी, हमसे भी कभी बोलने में चाहे करने में मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है भाई। चलिए आगे, अब लिंक पकड़े हुए थे, हाँ कहाँ हो, हाँ, तो ये फोटोसिंथेसिस का रेट जो है किस में होता है ज़्यादा भाई, किस कलर में, तो याद रखेंगे नीले और रेड में। जनरली क्या कि पौधे हरे होते हैं, अब पहला ही ऑप्शन रहेगा क्या, हरा कलर, टिक हो जाएगा हरा, नहीं, सबसे ज़्यादा रेड किस में होता है, ब्लू और रेड वाले में। अब क्वेश्चन आएगा कि फोटोसिंथेसिस का यूनिट क्या होता है, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी खोजोगे तो मिलेगा नहीं, ऐसे तो गूगल बाबा में सब मिलता है, गूगल बाबा का ज़माना है, लेकिन एक पुस्तक में एक ही जगह सब चीज़ नहीं मिलेगा आपको। तो याद रखना, कंटोसोम, कंटोसोम ये क्या होता है भाई, तो याद रखेंगे कंटोसोम क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस से उसका यूनिट, रेट का यूनिट है वो, किसका, फोटोसिंथेसिस का। कोई दिक्कत है भैया, इससे बहुत सारे अभी और भी क्वेश्चन हैं, जब इसके केवल पार्टिकुलर फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे
तब वही चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस से इतने चीज़ आपको बताए, ये ध्यान से सीखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है, हाँ, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेंटेंस जो है भले आप क्वेश्चन के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस के बारे में आप लोग भी सोचिएगा कि हम वह हैं जैसा हम क्या करते हैं, सोचते हैं। और कई बार हम बताए हैं कि सभी चीज़ें, दुनिया की हर चीज़ वो हमारी सोच पे डिपेंड करती है, हम कैसा सोचते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में, देखिएगा, उनके पास पैसा का कोई तकलीफ नहीं है, उनके पास जो है करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन रहेंगे कैसे? वो लगेगा कि भिखारी से भी गए हुए हैं। ऐसे कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, उनके पास पैसों की कमी है, घर में कमाने वाला एक ही है, खाने वाले 10 हैं, लेकिन फिर भी वो फैमिली को ऐसा मेंटेन करके रखता है कि लगेगा एकदम हाई फाई फैमिली है, होता है। तो किस पे डिपेंड है भैया? वो सभी हमारी सोच पे डिपेंड है, कैसा हम सोचते हैं, कैसा रहते हैं, कैसे संपर्क में रहते हैं। और याद रखिएगा, हमारे विचार जो है गौण है। गौण है का मतलब क्या है? हमारी विचारें जो असीमित हैं, कैसा हम सोचते हैं उसको सोचने का अनलिमिटेड दायरा है। ये नहीं है कि हाँ श्रीवास्तव सर है तो उनको इतना सोचना है, उनके लिए इतना जगह दे दिएगा सोचने के लिए, और अपर्णा तिवारी है तो उसको इतना ही जगह दी है सोचने के लिए, ऐसा कुछ का नहीं है। भगवान ने इसमें सबको बराबर जो है रबर फिट करके भेजा है। आप कितना उसको एक्सपेंड करते हो, कितना उसको फैलाते हो, मतलब कितना उसको यूटिलाइज करते हो, अच्छे चीज़ में करते हो, खराब चीज़ में करते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये सेंटेंस किसने बोला था भाई? तो स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद की बात आ गई तो आप लोग जानते ही हैं, उनका जन्म दिवस हमेशा हम लोग मनाते हैं। कब? 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, और इसको मनाया जाता है किस रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस। वो यंग थे, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। ये राष्ट्रीय है। एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल। वो जो है शायद सेम डेट है और अगस्त में है, ठीक है। तो पहले हम लोग मनाना शुरू किए जनवरी में। भाई हमारे स्वामी विवेकानंद आदर्श व्यक्ति हैं, उनको फॉलो करना है सभी को। बहुत सारे उनके थॉट हैं कि जिसको सोचकर पढ़कर हम लोग आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा देख के दुनिया वाले भी सोच के अरे नहीं तो बढ़िया चीज़ है यार, उनके भी देश में यंग वाले लोग हैं, बढ़िया थॉट वाले हैं। तो क्या किए? 12 अगस्त को इंटरनेशनल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को। यह राष्ट्रीय। अब आइए थोड़ा सा, ये जून का महीना आ रहा है अभी, ये तो मई चल रहा है ना। आज कितना? 21 है। पूरी मानिए क्या, 1 महीना और है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय योगा डे नहीं है, इंटरनेशनल योगा डे। कब मनाया जाता है? यस। तो अभी आ रहा है 31 मई आ रहा है। 31 मई को क्या मनाते हैं? बोलिए। तंबाकू निषेध दिवस। जस्ट इसके पहले 17 मई को मनाया गया क्या चीज भाई? संचार दिवस। देखिएगा, दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। 31 मई को टोबैको निषेध दिवस है ना। और 5 जून को हम लोग मनाएंगे क्या चीज़? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। 21 जून को, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, हम वह हैं जिसे हमारे विचार ने बनाया है।
हमारे विचार जैसे रहेंगे वैसा ही हम बनेंगे। जो बच्चा ने सोच लिया, देखिए 2-3 दिन पहले एक लेडीज़ आई थी अपनी बच्ची को लेकर, 9th क्लास में बच्ची है उसकी, फ़ोन भी उसके पहले की थी कि सर ये बच्ची को हमको पढ़ाना है आपके पास, IAS की तैयारी के लिए उसको उस तरह से प्रिपेयर कराना है, वो IAS बनना चाहती है। हम कहें ज़रूर, आई विल हेल्प यू, मैं ज़रूर आपका मदद करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी 9th क्लास में बच्ची है तो उसको भाई हमारा टाइमिंग तो सुबह का है, उसका तो स्कूल चलेगा, कैसे हो पाएगा। तो अगर आपको एडजस्ट हो रहा है तो आप भेज सकती हैं, अदरवाइज थोड़ा उसको 9-10 थोड़ा सा करने दीजिए, या वैकेशन का डे रहता है उसमें भेजिए, हम अलग से उसको हम देख लेंगे। तो कहने का अर्थ देखिए, अभी से, अभी 9th क्लास में 8th क्लास में बच्चे हैं, उनका टारगेट है क्या, हमको IAS बनना है। अब उसी सोच के हिसाब से उसकी तैयारी चलती रहेगी। हालांकि हम पहले ही से सोचे हैं क्या, ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस चंदा में यार लेबर में भी लग जाएंगे ना तो बहुत बढ़िया है, तो लेबरे रहोगे। हाँ कितने लोगों का होता है भाई कि जाने तो क्या करना है, अपने को कमाने से मतलब है। अरे भैया कमाओ, तुमको कौन मना किया है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करके कमाओ ना, एकदम टाई बेल्ट एकदम बढ़िया से जो है कोट पहन के। एक आते हैं कौन, ये जिनका हम लोग सुनते रहते, कल भेजे भी, सोनू शर्मा, देखो वो भी कमाते हैं, सोनू शर्मा साहब कमाते हैं ना, लेकिन क्या वो ईंटा पत्थर ढोते हैं, नहीं, वो बोलने का कमाते हैं। बोली है केवल, इससे बोल बोल के मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन गए, बोल के युवराज अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ भी गए, किसके, मोदी साहब के, ठीक है। हाँ, तो उसी तरह से बोली का सोनू शर्मा कमाते हैं। तो वही विचार, अपना विचार कैसा, वो सब चीज़ हम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि सोनू शर्मा जी बोलते हैं उस चीज़ को हम लोग नहीं जानते हैं, जानते हैं, लेकिन बोलने का तरीका आपको एकदम अट्रैक्ट करके 1 घंटे आधे घंटे पूरे बांध के वो रखते हैं। वो बोलने का तरीका है, उसका पैसा कमा रहे हैं। तो भैया वैसा सोचो ना कि हम भी वैसा कुछ करें कि एकदम पूरा जो है बढ़िया स्वच्छ रहते हुए भी अच्छा कमा लें, ठीक है। और ये आर्थिक युग है भैया, ध्यान रखना। पहले हम भी बोलते थे कि सब कुछ पैसा ही नहीं है, लेकिन आज को क्या है, सब कुछ पैसा ही है। दुनिया में लोग पैसा से ही आपको जानेंगे, ध्यान रखना। ईमानदारी तो है, वो सब करना है, वो रखना है, यानी कि बेईमान होकर पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन आर्थिक युग है, अर्थ है आपके पास, मनी है, सारा दुनिया पूछेगी, अदरवाइज अपने घर में रहो, कोई नहीं पूछेगा। समझ में आया। तो आपका फोकस होना चाहिए अच्छी सोच, अपना करियर हम कैसे ब्राइट करेंगे, किस लाइन में जाएंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्निंग हो सकता है, कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा, ठीक है। ऐसा तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं, किसी का पॉकेट मार लिए, ये नहीं, सॉरी, इस चीज़ को मना करते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही जो है अपने पोस्ट से गायब हैं, मतलब चले गए दोनों, एक कुल्लू मनाली चले गए, एक जो है दार्जिलिंग चले गए घूमने के लिए, ठीक है, तो भैया उस समय जो है उनके पोस्ट का निगरानी कौन करेगा, मतलब उस पोस्ट पे उनका कार्यभार कौन देखेगा। सुनिएगा, क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, इस सब पे भी टाइम मिलता है तो बनाते हैं, एक एक वीडियो अलग अलग से बनाएंगे। फिर क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट बता दे रहे हैं आपको। ये प्रेसिडेंट और क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। अब सुनिएगा, क्वेश्चन है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद मान लीजिए सपोज खाली है, ठीक है, और उसी दौरान उपराष्ट्रपति को मान लिया अमेरिका जाना पड़ गया कुछ काम से, तो भाई यहाँ का ऑफिस कौन संभालेगा, उनका कार्यभार कौन देखेगा। तो याद रखेंगे, भारत के जो चीफ जस्टिस रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश, भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट का क्या मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो संभालेंगे। अब मान लिया उनका भी कहीं तबीयत खराब हो गया तो उनको जो है तबीयत अगर खराब हो गया तो उसमें जो है एक पैनल तैयार होता है, ऑफिस द्वारा तैयार किया गया 10 लोगों का। तो उस 10 में से जो वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, वरिष्ठ जो है न्यायाधीश रहेंगे, वो क्या करेंगे, उस पोस्ट का जो है कार्यभार क्या करेंगे, संभालेंगे।
समझ में आया? अब एक क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र देना चाह रहे हैं, श्री रामनाथ कोविंद, वो कहना चाह रहे हैं क्या भाई कि बहुत हो गया यार, अब ओल्ड एजेज में आ गए, अब हमसे नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है, तो अपना ये संभालो। तो ये अगर त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, ये नहीं कि प्रधानमंत्री। पहला ही ऑप्शन रहेगा प्रधानमंत्री। और देखिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से ज़्यादा हाईलाइट रहता है कौन? प्रधानमंत्री। क्यों? कि भारत सरकार में जो है, भारत में जो है कार्यकारी प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री। तो देखिए ठीक है, हमारे परिवार में क्या होता है भाई, पिताजी कमाते हैं मान लीजिए, लेकिन उसमें एक भाई ऐसा होता है पूरे घर को संभालता है, इनको ये पैसा देना, उनको वो पैसा देना, ये काम कराना, वो काम कराना है। तो पिताजी से ज़्यादा लोग जानते हैं किसको? उस भाई को, क्योंकि वो क्या करता है, पूरे समाज में लोगों से मिलता है, लेन देन वही करता है। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं किसके रिस्पेक्ट में? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। लेकिन सर्वोच्च पद हमारे देश का कौन सा है भैया? राष्ट्रपति का है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, और प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री किसको त्याग पत्र देंगे? समझ में आ रहा है क्या? चलिए इस पे, हाँ अब सुनिएगा, अब जो है शपथ की बात आ गई। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? यस, ठीक है। ऐसा इस सब से भी बहुत सारी चीज़ आपको बताएंगे, देखते हैं कि जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक जितना बताया जा रहा है भैया, रिक्वेस्ट है आप लोग घर पे उस चीज़ को दोबारा पढ़ो, देखो, सुनो, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बोलिए। मजिस्ट्रेट, हर फील्ड का अलग अलग मजिस्ट्रेट होता है। हर फील्ड में देखिए, कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट सुने होंगे, एक अफिडेविट कराने जाए तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट होता है। एक जो है मतलब शिक्षा अधिकारी में भी मजिस्ट्रेट होता है, देखे होंगे कि बोर्ड का एग्जाम चल रहे, अरे मजिस्ट्रेट आ गया, मजिस्ट्रेट आ गया, जल्दी जल्दी सबसे हो जाओ, होता है। तो मजिस्ट्रेट मतलब एक पार्टिकुलर टाइम के लिए उसको क्या अधिकार दिया गया है, ज़्यादा अधिकार दिया गया है ये सब चीज़ों को जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छे सीधा सीधे हम लोग जानते हैं डॉक्टर सलीम। डॉक्टर सलीम जो है, ठीक है, पक्षी अभयारण्य है, ऐसे पक्षी विज्ञानी थे, याद रखिएगा, पक्षी विज्ञानी थे। पक्षी विज्ञानी का मतलब क्या हो गया? पक्षियों के बारे में एक तरह से कहिए क्या, अध्ययन। पक्षी विज्ञान क्या होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। हाँ एक बार देख लीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, बराबर है। अब एक है डॉक्टर सलीम, वो संबंधित हैं किससे? तो पक्षी से, पक्षी विज्ञान से संबंधित हैं। अच्छे, सलीम नाम आ गया तो मुगल काल में एक सलीम नाम था, किसका? शायद, हाँ जहांगीर का। जहांगीर का बचपन का नाम क्या है? सलीम, सही है। तो यहाँ पे है, फिर से एक बार पढ़ रहे, रिपीट कर दे रहे हैं कि डॉक्टर सलीम जो है मोइजुद्दीन अली अब्दुल, ये संबंधित है किससे? ये पक्षी वैज्ञानिक हैं, पक्षियों के बारे में ये जो है इनको स्टडी है, ये जानते हैं, ज़्यादा नॉलेज है इनको। नेक्स्ट, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? सुनिएगा, इतने दिनों तक सुने, जो हमारा जो है दो त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार 3 होते हैं, पता है ना? हाँ सुन लो, भी हमारे देश का जो है
नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं? 3 हैं। वो कौन कौन है भैया? तो ध्यान रखिएगा। पहला तो मान लीजिए क्या हो गया, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और गांधी जयंती ही नहीं है, उस दिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, 2 महान पुरुष की जयंती है। तो ध्यान रखेंगे 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, और इसमें से 2 नेशनल फेस्टिवल जो हैं 15 अगस्त और क्या 26 जनवरी। तो यहाँ पे 15 अगस्त को बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी को बोलते हैं क्या, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो हर साल जो है याद रखिएगा, रिपब्लिक डे के जो है त्यौहार के उपलक्ष्य में जो है किसी न किसी विदेशी जो है गेस्ट को, अतिथि को हम लोग क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं अपने देश के परेड को दिखाने के लिए और अपना शक्ति दिखाने के लिए कि अपने पास भी ब्रह्मोस है, पिनाका है। ज़्यादा बोलोगे तो इसी को छोड़ेंगे, नहीं हो? हाँ, तो आइए, तो क्वेश्चन है कि इतने दिनों से हम लोग विदेशी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड को देखने के लिए मुख्य समारोह में जो है, ठीक है, वो कौन सा राष्ट्रपति है अमेरिकी जिनको जो है आमंत्रित किया गया? पहला राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हमारे जो है गणतंत्र दिवस के परेड का मुख्य जो है अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो कौन थे भाई? बराक ओबामा। कौन थे? बराक ओबामा। अब थोड़ा सा भैया सुनना, ओबामा जी आए थे, बात हो गई, काम खत्म। यहाँ हम यूज किए हैं वर्ड गणतंत्र। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई भी देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या है? हाँ बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया। और ये स्नेहा के लिए क्या करिए भैया, थोड़ा ताली बजा दी, बढ़िया बताई हैं, अच्छी बात है। तो ध्यान रखेंगे कि गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक कंट्री किसको बोलेंगे? तो वैसा कंट्री, वैसा देश, वैसा राष्ट्र जिसका जो सर्वोच्च पद है, जैसे हमारे देश में सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। उस पद के लिए चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि वंशानुगत है कि श्रीवास्तव जी राष्ट्रपति हैं, वो स्वाहा हो गए तो उनका बच्चा बच्ची बनेगा, फिर वो स्वाहा हो गए तो उनके बच्चा बच्ची, मतलब उसको क्या बोलते हैं? वंशानुगत। वंशानुगत नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चुनाव के प्रक्रिया द्वारा आना चाहिए। तो क्या भारत में सर्वोच्च पद के लिए चुनाव होता है? यस, होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति चुने जाते हैं कितने साल के लिए? तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखें राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। अब क्वेश्चन रहेगा कि भारत का राष्ट्रपति जो है बनने के लिए अधिकतम आयु की सीमा क्या है? कोई लिमिट नहीं है। 100 साल का बुढ़ा है वो भी बन सकता है क्या? राष्ट्रपति। और 35 साल का बुढ़ी है वो भी बन सकती है क्या? राष्ट्रपति। लेकिन 30 साल वाले बनेंगे क्या? रिस्ट्रिक्शन, मिनिमम का रिस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए कितना? 35 साल। 35 से एक दिन भी कम रहेंगे तो श्रीवास्तव सर राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। आप लोग चाहेंगे तो फ्यूचर में हो सकता है हम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। सोचने में क्या दिक्कत है यार? स्वामी विवेकानंद बोले थे ना कि सोचो, आपका सोचने की दायरा क्या है? बहुत बड़ी है, सोचो। तो सोचने में क्या दिक्कत है? सोच रहे हैं, एक न एक दिन राष्ट्रपति बनेंगे, हो सकता है। आइए, तो ये बता रहे थे आपको कि न्यूनतम एज कितना है? 35 साल, और अधिकतम एज का कोई लिमिट, बराबर है। तो ये है राष्ट्रपति, और गणतंत्र का मतलब चुनाव के माध्यम से होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है कि अप्रत्यक्ष है? यस, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? हमारे देश की जनता अगर राष्ट्रपति को चुनती, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव क्या है? वो डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किसका? राष्ट्रपति का। कैसे?
कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। आया समझ में? इसीलिए अप्रत्यक्ष हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भैया बोलिए। वो तो डाटा देखना पड़ेगा यार। दुनिया में कुल कितने रिपब्लिक कंट्री हैं देखना पड़ेगा। अब दुनिया में कुल कितने देश हैं ये बता सकते हैं। लगभग जो है 263-264 के आसपास जो है कंट्री हैं। अब उसमें कितने रिपब्लिक हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, राष्ट्रपति होने से मतलब नहीं है, जहाँ चुनाव हो करके होता है। हाँ 56 लो, हमारी अपर्णा तिवारी खोज भी थी फटाक से। गूगल बाबा है भैया, गूगल बाबा अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? तो याद रखिए। चलिए, बच्ची ने बताई क्या 56 इंच का मोदी जी, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कि टोटल जो है 56 कंट्री हैं। टोटल कितने हैं? 56 कंट्री हैं जहां रिपब्लिक है और बाकी जगह पे रिपब्लिक नहीं है। एक बार आप लोग भी सर्च मारिएगा, वो बच्ची तो देख ली है, ठीक है? तो 56 कंट्री ऐसे हैं जो रिपब्लिक हैं। अच्छे, रिपब्लिक वर्ड में और डेमोक्रेटिक वर्ड में दोनों में कुछ अंतर है क्या? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्रात्मक सरकार। मतलब वहाँ का बागडोर सब जो है क्या रहता है? जनता के हाथ में रहता है। जनता चाहेगी तो मोदी जी हैं, जनता अगर पूरी तरह से एक साइड जो है पलट गई कि नहीं अभी मोदी जी को हटना है तो हट जाएंगे। समझ रहे बात को? तो वैसा देश जहाँ पर क्या है? जनता की शासन होती है। मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? शासन चलाते हैं, रूल रेगुलेशन को चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चलाते हैं। तो उसको बोला जाता है क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है? आगे, डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके अलावा एक और है वर्ड, एक और वर्ड है कि हाँ तो वही बोले कि एक बार आप लोग देखिएगा क्या है। अच्छा, रिपब्लिक वर्ड यूज करते हैं लेकिन रिपब्लिक 56 ही है। हाँ, इसीलिए बोले हैं आप लोग गूगल बाबा में थोड़ा सा देखिएगा। अब एक चीज़ क्या तो बता रहे थे यार, याद आया था, एक चीज़ याद आया था, 1 मिनट, स्लिप हो गया माइंड से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, वैसा देश जहाँ पे सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है उस देश को क्या कहते हैं? भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष, बराबर, धर्म निरपेक्ष। हाँ, इस वर्ड को हमको समझाना था। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? वैसा देश, वैसा कंट्री जहाँ पर सभी धर्मों को समान मान्यता है। मीन्स सरकार की तरफ से ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, इस्लाम धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देंगे, जैन धर्म वाले को दबा के रखेंगे, ऐसा नहीं है। इस सरकार की तरफ से ऐसा पॉलिसी नहीं है। सरकार के नज़र में सभी धर्म क्या हैं? समान है। तो उसी को बोलते हैं जहाँ पे वैसा देश जहाँ पे क्या सभी धर्मों को समान मान्यता है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। तो भारत भी क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है? आगे, तो आगे बराक ओबामा जी को पढ़ लिए हम लोग। पहला जो है राष्ट्रपति थे अमेरिकन, जो कि हमारे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस का जो हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय दिवस, उसमें आमंत्रित किए गए थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है? तो सुना भैया, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। सबको पता है, लेकिन एक हट के क्वेश्चन आप जानो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का समय कितना है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है, तो देखिए पहले इसका टाइम हुआ करता था 70 मिनट, ठीक है?
अब लेकिन इसको घटा के कर दिया गया कितना 60 मिनट। मतलब कितना 1 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जो मैच चलता है पहले 70 मिनट रहता था, ठीक है, अब कितना हो गया है 60 मिनट का हो गया, ठीक है। और हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है क्या हॉकी। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हाँ ये नहीं कि हॉकी कबड्डी, ठीक है भैया। चलिए, और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं 7। तो याद रखिएगा, आपको रट्टा मरवाए थे, वाटर पोलो कबड्डी 7, माने वाटर पोलो में और कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। और थोड़ा सा आखिरी तक थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये पोलो है, आए क्या है वाटर पोलो। तो क्या करना भैया, दोनों में जोड़ देना, कितना 2-2, मतलब पोलो 1 2 और 2 कितना 4 खिलाड़ी। और वाटर पोलो 1 2 3 4 5 और 2 कितना। तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में कितने 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और ऐसे भी याद रखो, वाटर पोलो कबड्डी 7, वाटर पोलो में और कबड्डी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, ओके। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।